वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th रिटेल का यूनिट फर्स्ट कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का सेशन फर्स्ट डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर, ग्राहक को उधार के घटक के बारे में बताना पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम हमारी जो दूसरी बुक चलती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसके हम पाँचों यूनिट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब आपकी वोकेशनल स्किल्स रिटेल की जो बुक है उसका आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नकद और उधार लेन देन। इसमें आप कैश के बारे में पढ़ेंगे, कैश क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कस्टमर से किस तरह से डील की जाती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, नकद, कैश व उधार क्रेडिट लेन देन से क्या तात्पर्य है? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब भी कोई दुकानदार या रिटेलर ग्राहक को वस्तु बेचता है तो या तो वह नकद में बेचता है या उधार में बेचता है। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन जब ग्राहक वस्तु या सेवा के बदले दुकानदार को तुरंत भुगतान कर देता है तो उस लेन देन को नकद लेन देन या कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। हम आजकल जितनी भी या शुरू से ही हम बच्चे ही हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम कभी भी उधार का काम तो करते ही नहीं हैं। हम कैश ही चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप कैश में ही काम करेंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी कभार क्रेडिट का यूज़ करते होंगे, तो आपको अभी कैश के बारे में नॉलेज है ही सही। उधार के बारे में एक बार देख लेते हैं। उधार लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब ग्राहक या कस्टमर वस्तु या सर्विस के बदले दुकानदार को तुरंत हैंड टू हैंड पेमेंट नहीं करता है, परंतु भविष्य में किसी निर्धारित दिनांक तक भुगतान करने का वादा करता है, तो उस लेन देन को उधार लेन देन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ठीक है, उधार लेन देन, आपने वस्तु खरीद कर घर पे लेके आ गए लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, इसको उधार लेन देन कहा जाता है। और आपने दुकानदार से कह दिया कि सर हम आपको इतनी तारीख तक पैसा जमा करा देंगे। उधार लेन देन दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक करार, एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कस्टमर दुकानदार से कहता है कि मैं आपको XYZ डेट तक जितना भी अमाउंट हुआ है उतना चुका दूंगा। उधार लेन देन में दुकानदार को जोखिम या रिस्क का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे उसको रिस्क होते हैं कि कस्टमर जगह छोड़कर भाग जाए, या कस्टमर पैसा खा जाए, या कस्टमर की डेथ हो जाए, तो उसका जो सामान बेचा गया था तो उसका पैसा आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कंपनी को उधार क्रेडिट में सामान बेचने पर किस किस प्रकार के जोखिम या रिस्क का सामना करना पड़ता है? मैंने आपको बता ही दिया, क्रेडिट जब भी सामान बेचा जाता है तो रिटेलर के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो किस किस तरह के रिस्क होते हैं वो हम देखते हैं। एक कंपनी या दुकानदार बिक्री को बढ़ाने के लिए उधार पर माल बेचता है, परंतु इस प्रकार के लेन देन में जोखिम भी सम्मिलित होते हैं। बहुत ज़्यादा जोखिम होता है। उधार सामान बेचने पर कंपनी या दुकानदार को होने वाले कुछ जोखिम, जो रिस्क हैं, वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है नकद प्रवाह का घटना, रिड्यूस्ड कैश फ्लो। जो कैश फ्लो होता है, उसके पास जो नकद आने वाला होता है, मान लो उसके यहाँ पर सामान, उसने अपनी दुकान पर सामान 10,000 रुपये का सामान रख रखा था और 5,000 रुपये का सामान उसने बेच दिया, जिसमें से 4,000 रुपये का सामान उसने उधार बेचा है। तो उसकी दुकान पे सामान ख़रीदने के लिए भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका कैश फ्लो जो है, नकद प्रवाह जो है, वो एकदम से घट जाता है। इसीलिए उधार देने पर सेल तो बढ़ती है, बिक्री तो बढ़ेगी, लेकिन जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक उसका बिक्री बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो क्या है? रिड्यूस्ड कैश फ्लो, जिसको हिंदी में बोला जाता है नकद प्रवाह का घटना या नकद प्रवाह की कमी। नेक्स्ट है लाभ की कम गुंजाइश। जो मार्जिन होता है प्रॉफिट का, तो वो भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जब आपके पास पैसा, जो सामान बेचा है, मान लो आपने किसी चीज़ को 5% लाभ पर बेचा था, तो पूरा पैसा ही नहीं आ रहा है, तो 5% कहाँ से आ पाएगा? तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी क्या हो जाता है? घट जाता है। थर्ड है कर्ज बढ़ जाता है। जो आपके डेटर्स होते हैं, जो कर्ज़ा होता है, कर्ज बढ़ जाएगा, तो
ये 3 रिस्क हमने देखे हैं। एक तो देखा है रिड्यूस्ड कैश फ्लो, सेकंड है रिड्यूस्ड प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड है लार्ज डेट्स। ठीक है, आपको पता लग चुका होगा कि क्रेडिट या उधार सामान बेचने पर एक रिटेलर को किन किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रेडिट लिमिट उधार की सीमा से क्या तात्पर्य है। आपने सुना होगा सीसी लिमिट। आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके फादर कभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया होगा या क्रेडिट कार्ड के बारे में कभी बात की होगी, तो आपने उनके मुंह से सुना होगा कि मेरी सीसी लिमिट इतनी है, क्रेडिट लिमिट इतनी है। तो क्रेडिट लिमिट क्या होती है? क्रेडिट लिमिट एक उधार की सीमा होती है जो उधार देने की उस अधिकतम राशि से है जो किसी दुकानदार या कंपनी द्वारा उसके ग्राहकों को दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लिमिट क्या होती है? दुकानदार द्वारा एक ग्राहक को एक निश्चित सीमा तक ही उधार में वस्तु बेचना क्रेडिट लिमिट या उधार की सीमा कहलाती है। ऋण राशि, ऋण उधार को ही कहा जाता है, क्रेडिट को ही कहा जाता है, लोन को कहा जाता है। ऋण राशि की वे अधिकतम सीमा जिसके अंतर्गत कोई ग्राहक बैंक से उधार की सुविधा का उपयोग कर सकता है उसको क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। आजकल जो क्रेडिट कार्ड आता है, क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा ही लिया जाता है। आपको रिटेलर से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सामान उधार लेते हैं तो बैंक का ही पैसा उधार होता है। क्रेडिट कार्ड जो आपको बना के देते हैं बैंक वाले, तो बैंक ही आपको उधार देता है, रिटेलर आपको नहीं देता है। नेक्स्ट है क्रेडिट लिमिट की जो सीमा होती है निश्चित करने के लिए दुकानदार या कंपनी ग्राहक से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करती है। जब भी क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाती है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी देखी जाती है मंथली इनकम, कि उसकी मासिक आय कितनी है, कि कितना वो महीने में कमाता है। दूसरा देखा जाता है क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं कि उसने पास्ट में कितनी बार कहाँ से कितना सामान उधार लिया था, कितना लोन लिया था और उसको कितने समय में उसने चुका दिया था। अगर उसने सही टाइम पर चुका दिया होगा तो हमें उसे उधार देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका पास्ट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि उसने टाइम पर पैसा चुका दिया था। नेक्स्ट जो बिंदु है जिसका किसी भी कोई भी रिटेलर क्रेडिट लिमिट डिसाइड करने से पहले अध्ययन करता है, वो क्या है? अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की सीमाओं की जांच। जो आजकल एक पैन कार्ड नंबर आता है जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, उस नंबर से हम पूरी कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी पता कर सकते हैं कि ये कब कब कहाँ कहाँ कितने ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना इन्होंने लोन लिया था, इनकी लिमिट क्या है। अगर उनकी जो क्रेडिट लिमिट मतलब अगर उन्होंने पास्ट में सब कुछ बिल्कुल सही सही किया है, उनका स्कोर बिल्कुल सही सही आ रहा है, सीसी लिमिट का स्कोर पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें उन्हें क्रेडिट लिमिट जो है हम उनको अच्छी से दे सकते हैं, मतलब उधार देने में हमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रेडिट लिमिट उधार की सीमा तय करना क्यों आवश्यक है? किस लिए क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है? कई बार कुछ दुकानदार अपनी बिक्री बढ़ाने के लालच में बिल्कुल नए ग्राहकों को उधार दे देते हैं। ऐसे ग्राहकों का नाम पता तक दुकानदारों को पता नहीं होता है। ऐसे में दुकानदार को काफ़ी हानि होती है, इसलिए क्रेडिट लिमिट या उधार की सीमा तय करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बार दुकानदार क्या करते हैं, अपने यहाँ की बिक्री बढ़ाने के लिए बिल्कुल नए कस्टमर को, जिसको जानते तक नहीं है, उनको सामान उधार दे देते हैं। तो ऐसे में उनको नुकसान होने के अलावा कुछ नहीं होना है, उनको सीधा सीधा नुकसान ही होगा। इसीलिए क्रेडिट लिमिट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी ग्राहक को उसकी उधार चुकाने की क्षमता से अधिक राशि का उधार दे दिया जाए तो ऐसा ग्राहक उधार को समय पर चुकाने में असमर्थ होगा। इसलिए प्रत्येक ग्राहक को उसकी आय के अनुपात में ही उधार देना चाहिए। वर्तमान समय में पैन कार्ड के माध्यम से ग्राहक का संपूर्ण इतिहास, हिस्ट्री का पता लगाया जा सकता है और एक दुकानदार को प्रत्येक ग्राहक की क्रेडिट लिमिट, उधार की सीमा तय करने में भी इससे आसानी होती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ओवरड्यू पेमेंट या विलंबित भुगतान से क्या तात्पर्य है? ओवरड्यू पेमेंट क्या होता है? विलंबित भुगतान या ओवरड्यू पेमेंट उस राशि को कहा जाता है जिसे एक ग्राहक समय सीमा बीत जाने के बाद भी नहीं चुका पाता। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एक कस्टमर है जिसका नाम है रमेश और एक रिटेलर है या दुकानदार है जिसका नाम है मुकेश। रमेश क्या करता है, 5,000 रुपये का सामान मुकेश से उधार ले लेता है। कितनी तारीख को? 1 मार्च 2021 को।
अब रमेश ने उधार की राशि 15/3/2021 तक मुकेश को देने का वादा किया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी रमेश ने मुकेश जो दुकानदार है उसको अभी तक भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ पर ओवरड्यू पेमेंट क्या है? उपरोक्त उदाहरण में 5,000 रुपये की राशि ओवरड्यू पेमेंट है, जिसको विलंबित भुगतान कहा जाता है। और इस तरह के कस्टमर को विलंबित भुगतान वाला ग्राहक या ओवरड्यू पेमेंट वाला कस्टमर कहा जाता है। ओवरड्यू पेमेंट या विलंबित भुगतान आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, ओवरड्यू पेमेंट वाले या विलंबित भुगतान वाले ग्राहक से किस प्रकार से डील की जाती है, उनसे किस तरह से बात की जाएगी। ओवरड्यू पेमेंट विलंबित भुगतान वाले ग्राहक से निम्न प्रकार से डील की जाती है। सबसे पहले आपके यहाँ पर कोई कस्टमर जब सामान लेकर जाए तो उससे पहले ही लिखित में ले लें कि आप कितनी तारीख तक हमें पेमेंट कर दे देंगे। लिखित में समझौता करके मतलब उनसे साइन करवा लें बिल पर कि आपको इतने दिन तक पेमेंट कर देंगे। उनका आधार कार्ड आप रख लें, उनकी पैन कार्ड आप रख लें, कुछ डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ जो है वो आप रखवा लें, जिससे क्या होगा आपको उनको कांटेक्ट करने में दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट है, बिल की एक प्रति सबूत के तौर पर आप अपने पास रखेंगे। जो बिल आपने दिया है उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे, जिसमें कस्टमर का भी साइन होगा, आपका भी साइन होगा। ठीक है, उसमें पूरा अमाउंट होगा, डेट होगी, क्या क्या प्रोडक्ट्स उसने ख़रीदे थे। नेक्स्ट है, ग्राहक को समय समय पर फ़ोन कॉल या ईमेल के माध्यम से भी संपर्क करके हम कस्टमर से उस तरह के कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए बोल सकते हैं कि आप पेमेंट हमें कब तक कर देंगे। मेल करके भी कह सकते हैं, फ़ोन करके भी कह सकते हैं। अगर वो फ़ोन करने पर या मेल का कोई रिप्लाई नहीं दे, फ़ोन नहीं उठाए, तो आप उससे डायरेक्ट मिल भी सकते हैं। लेकिन हमें इन सारे कामों में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल विनम्र रहकर ही बात करेंगे उनसे। आप उनसे कोई ज़बरदस्ती वाली बात या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। आप बिल्कुल उनसे पोलाइटली ही उनसे बात करेंगे, ताकि वो आपका जितना जल्दी पेमेंट करना होगा उतना जल्दी आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने आपकी 10th क्लास की वोकेशनल स्किल्स रिटेल का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपकी अभी तक बुक्स कहीं अवेलेबल नहीं है, तो हम जितना आपके करिकुलम में जो भी डाटा हमें मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपका कंटेंट या आपका मैटर तैयार करके आपको दे रहे हैं। तो आपको अगर इसी तरह की वीडियोस देखनी है, आपको इसी तरह के स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।